स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के रोमांच की, जिसे और भी ज्यादा बढ़ाया है ईशान किशन ने। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका का महामुकाबला। ईशान किशन की धमाकेदार पारी, श्रेयस अय्यर का शानदार खेल। 2 विकेट गिर गए थे बहुत कम रनों पर, और उसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला है। 278 रन बनाई साउथ अफ्रीकन टीम। बल्लेबाजी करने उतरे दोनों ओपनर सस्ते में निपट गया, और उसके बाद जिस तरह से अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने, वो काबिल तारीफ है। 78 गेंदों में 86 रन की पारी खेलकर नाबाद अभी भी खेल रहे हैं, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। श्रेयस अय्यर 68 पर खेल रहे हैं। इस 68 की पारी में 10 चौके उन्होंने चढ़े हैं। इससे पहले शिखर धवन 13 रन के कम स्कोर पर आउट हो गए। शुभम गिल ने 28 रन का योगदान दिया, और उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार बल्लेबाजी की है। मैदान के हर कोने में बॉल को दिशा दी। पहला विकेट छठे ओवर में इंडिया का गिरा। 28 रन थे उस समय टोटल स्कोर। एक पहला विकेट गिरा शिखर धवन के रूप में। दूसरा विकेट 9वें ओवर में गिरा शुभम गिल का। 48 रन थे स्कोर इंडिया के, और उसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। हालांकि श्रेयस अय्यर पहली गेंद में आउट होते होते बचे। इनसाइड एज लगा था, कीपर के द्वारा कैच उनका ड्रॉप किया गया, जीवन दान मिला, और इस जीवन दान को उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और धमाकेदार पारी उन्होंने खेली है। 200 रन इंडिया के पूरे हो गए हैं। 6 छक्के और 4 चौके ईशान किशन की पूरी पारी में।
आज इनका मैच देखने के लिए। हम मैच एक एंटरटेनमेंट और भी लोग हैं। हम पहले चल गए 3 दिन पहले। ये हमारे भाई को बुलाए हुए थे जमशेदपुर से, ये आया हुआ है मेरा भाई, मानगो जगह का नाम है। तो देखिए पंकज, आपको तस्वीरें ऐसे मिल रही, शतक मारी शतक, तो सब इंतजार कर रहे हैं ईशान किशन के शतक मारने का। लगभग मुझे लगता है कि ईशान किशन शतक के करीब है और तकरीबन वो 90 के आसपास खेल रहे थे जब हम बात कर रहे थे। तो अब क्या लाइव अपडेट आप बताएं पंकज। आयुष जो जानना चाहेंगे आप जरा पहले दर्शकों को जो आपके साथ जुड़े हुए जो बताइए, उन्हें समझाइए कि आपका उत्साह हम दिखाएंगे, लेकिन एक एक करके अगर बोलिएगा तो सबकी बात दर्शक सुन पाएंगे। एक एक करके अगर शांति से बात करेंगे तो ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जीवन दान उन्हें पहले या दूसरे गेंद में संभवतः उन्हें मिला है जब बारी किनारा लगा था और विकेट कीपर के हाथों ड्रॉप किया गया था। तो अमूमन देखा जाता है कि जब जीवन दान मिलता है उसके बाद खिलाड़ी खुलकर खेलता है और वही देखने को मिला कि ईशान किशन ने उसे बर्बाद होने नहीं दिया, एक बड़ी पारी में उसे तब्दील कर दिया। एक निर्णायक मोड़ जो है उनके पूरे कह सकते हैं कि इस पारी में आया। लेकिन जिस तरह से नाम हम कह रहे थे कि देखिए झारखंड के जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो है ये दूसरा नाम जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। और इस पूरे मैच में पूरे जो 62 कार्ड ओडीआई इंटरनेशनल का दूसरा मैच है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से पहले हम जो है एक मैच हार चुके हैं और अगर ये मैच हारते तो हम कहीं ना कहीं सीरीज गवा देते। ये एक नई टीम निकल कर आई है। हम हमेशा से वरिष्ठ खिलाड़ियों को देखते रहे हैं, ऐसे में एक नई टीम, एक कह सकते विकल्प के तौर पे जो ये टीम निकल कर आई और अगर ये हम सीरीज जीतेंगे तो वाकई हमारे लिए बहुत सारे जो जीते। तो इसमें ईशान किशन का नाम बेहद कह सकते आगे आ रहा है और अच्छा अच्छा खेल रहे हैं। तो देखिए एक एक करके कहिएगा आपने जो अभ्यास है। ईशान किशन आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो है दूसरा नाम जो है वो आप निकल कर देखिए इसके दूसरा नाम ठीक क्या क्या उनको और जैसे आप खेलते आते थे कैसे कैसे देखते हैं बताइए। हम उनको शुरू से देखे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। आईपीएल में गए हुए थे, इंडिया टीम के लिए बहुत कुछ किए हैं। आईपीएल से उनको मौका नहीं मिलता है, मौका देना चाहिए। चलिए और कुछ नहीं सर। ये मैच का क्या कहूँ मैं, मैच बहुत देखने में मेरा मन एकदम खुश हो गया। प्लस जो वर्ल्ड कप की टीम चुना गया है उसमें मैं कहना चाहता हूँ संजू सैमसन और ईशान किशन नहीं चुना है तो बहुत अंदर से दुख हुआ। प्लस महेंद्र सिंह तो जो धोनी हमारे झारखंड के, मैं रहने वाला बिहार गाँव, वो हमारे देश का जिसमें वो तीनों वर्ल्ड कप लाए, आईसीसी और ये वनडे T20 जो भी है तीनों लाए। ये हमारे देश के लिए या हमारे स्टेट के लिए, बिहार झारखंड जितने भी स्टेट है उसके लिए बहुत खुशी की बात है। प्लस जो वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुने गए होंगे, हाँ, उसमें एक गलती हुआ है जो संजू सैमसन प्लस ईशान किशन जो नहीं चुने हैं वो हमारे भारत टीम के लिए थोड़ा सा आज के पारी खेलने के बाद जब सीरीज समाप्त होगी दिल्ली में और हम जीतेंगे तो ईशान किशन को शायद ले लिया जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। पर संजू सैमसन को लेना बहुत जरूरी है जो ऋषभ पंत हमारे हैं। अरे भैया कुछ भी बोला, संजू सैमसन जो है ये ऋषभ पंत के लिए उसको चुनना चाहिए। तो देखिए प्रशंसक जो है वो काफी उत्साहित है शारिफ, और जो तस्वीरें है वो जो है मैच मुझे लगता है कि अब अपने में कह सकते हैं जीत हार कुछ ही वक्त का अंतर होगा और कह सकते हैं कि जो कई जो लोग भी हैं वो अब धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आगे का जो जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है। लाइट की कमी है, लॉन्ग शॉट में जरा उस उत्साह, स्टेडियम, नजारा, मंजर दर्शकों को दिखाएं। यही कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी काश से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। देखिए कुछ दर्शक हैं जो आपको अभी भी बैठे नजर आ रहे होंगे क्योंकि देखिए मैच अब जो है बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो अगर ये मैच हम नहीं जीतेंगे तो सीरीज गवा देंगे। और राजधानी रांची को ये जैसे सीए के लिए एक महत्वपूर्ण मैच था और इस मैच में कई दूर जो कह सकते हैं जो दराज के लोग जो है इसमें आए हुए हैं और देख भी रहे हैं और पूरा जो माहौल है, पूरा जो कह सकते हैं कि अंदर का जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है। उत्साह का माहौल है, कहीं ना कहीं रोमांचक। एक आपको अपडेट करा दे स्कोर से, बड़े रन में तब्दील नहीं कर पाए जो हम उम्मीद कर रहे थे कि सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे ईशान किशन, लेकिन 93 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए हैं। हैंड्रिक ने कैच पकड़ा है, उनका 93 रन बनाए उन्होंने। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर, एक स्टैंड तो जरूर दे दिया उन्होंने, टीम इंडिया को एक मजबूती दे दी है, लेकिन
व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है कि 90 के आसपास जब खिलाड़ी पहुंच जाता है तो वो कोशिश करता है कि उस पारी को हम सेंचुरी में कन्वर्ट कर ले। सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए ईशान किशन, कैच आउट हो गए 93 के स्कोर पर। बिल्कुल देखिए सारिफ, आप मुझे लगता है अपडेट करने में देर कर गए, क्योंकि जिस तरह से आसपास प्रशंसक थे और ईशान किशन का नाम लिया जा रहा था, एक बड़ी पारी वो खेल गए, अंतर चूक गए कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कह सकते हैं टीम को मजबूती देकर आपने सही कहा। और प्रशंसक भी उसी तरह से जो है वो कह सकते हैं नजारे आप देख सकते हैं लोग। ईशान किशन आउट हो गए, अब क्या कहेंगे भाई? ईशान किशन आउट हो चुके, लेकिन वो अपनी पारी खेल चुके हैं। बहुत परफेक्ट 84 बॉल पे 93 रन मार के ही आउट हुए हैं। वो बॉले शतक ही नहीं मारा, हमें दुख है, लेकिन वो अच्छा ठीक है। तो देखिए शरीफ ने आपको और तस्वीरें दिखाई, जो कुछ लोग हैं वो अब निकलने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ ही वक्त बाकी है मैच समाप्त होने में, तो ऐसे में जो है बाहर का नजारा हम आपको दिखाएं तो अब जो लोग हैं धीरे धीरे जो अपने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वेस्ट विंग के और मैं हूं, और वेस्ट विंग से जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे घर निकलने लगे हैं और मैच का जो कह सकते हैं लुत्फ उठाकर कई फैमिलीज है या फिर कहें जो प्रशंसक है अंदर से आ रहे हैं। जी तो कैसा रहा मैच? बताओ। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हमारा ईशान किशन। आखिर नहीं चुके नहीं, अभी तो चल रहा है, हम जा रहे हैं, हमारा अभी तो चल रहा है, जल्दी काम है थोड़ा, मैं इधर दूसरों को तो ये दुर्गा के ही है। और देखिए हम आगे ले जाएंगे आपको, कई जो लोग परिवार के जो लोग हैं उनसे हम आपको बात कराते हैं, क्योंकि स्टेडियम में एक मैच। आयुष रोकेंगे आपको, हम अपडेट कर दें अपने दर्शकों को। 93 रन के निजी स्कोर पर ईशान किशन आउट हो गए हैं। हेनरिक ने कैच पकड़ा और हेनरिक ने उनका कैच पकड़ा है। हालांकि एक अच्छी स्टैंड दिला दी है उन्होंने भारतीय टीम को, जब 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। उसके बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने को आए, उन्हें जीवन दान मिला जब एक इजी कैच विकेट कीपर ने ड्रॉप कर दिया और उसका भरपूर फायदा उठाया ईशान किशन ने। एक अच्छी पारी खेली उन्होंने, बहुत बेहतरीन पारी खेली है। 84 गेंदों में 93 रन यानी 84 बॉल्स इन स्पेस और 93 रन उन्होंने मारा है। 4 चौके और 7 छक्के, यानी मैदान के हर एक कोने का इस्तेमाल किया है और हर एक कोने में उन्होंने गेंद को पहुंचाया है। एक मजबूती उन्होंने दे दी है टीम इंडिया को। अब इस मजबूती को सिर्फ जीत में तब्दील करने की आवश्यकता है। आयुष, आप कुछ परिवार वालों का जिक्र कर रहे थे, कुछ फैमिलीज निकल रही है, उनसे जरा बात कीजिए। कुछ एक फैमिली पहुंची, आप आगे आ जाइए। देखिए महिलाएं हैं जो बहुत कम वक्त निकाल पाती है, वो किचन हो या फिर अपने काम से। आप कहाँ से आई हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर काफी बहुत पास भी है, बहुत दूर भी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो लग रहा था लास्ट टाइम कि अपना इंडिया जीतेगा और जीतेगा, पक्का जीतेगा। हालांकि ईशान किशन आखिर में छक्का पे छक्का। अच्छा, ईशान किशन आपको आज सबसे ईशान किशन तो वाकई जो बाहर नाम गूंज रहा था वो अंदर भी था। जी जी हाँ। आप अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ? अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए, आप किधर आइए, क्या नाम है आपका? कुणाल झा। ईशान किशन खेले अच्छा? हाँ बहुत अच्छा। हाँ सेंचुरी हो गया। क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ, इसी की वजह से आए हैं हम लोग जमशेदपुर से। इसका हाँ इसको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ परिवार वाले और भी हैं, हम जिनसे बात कराएंगे जो मैच देखने गए थे। बिल्कुल, ईशान किशन ने जबरदस्त खेला। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईशान किशन सेंचुरी ठोकेंगे, बट कोई नहीं, अपना चलता है। इसी का मलाल रह गया नहीं, बस इतना मलाल। तो देखिए खुशनुमा माहौल है, लेकिन इंडिया जीत रही है, इसी का कह सकते हैं कि लोगों में खुशी है। ईशान किशन चूक गए, उसका थोड़ा बहुत गम रहेगा, लेकिन एक बड़ी पारी आपने जैसा बताया 84 गेंदों में कह सकते हैं कि तकरीबन 93 रन की पारी जो है उन्होंने खेली है। तो ऐसे में जो है ये जिस तरह से देखिए बहुत कह सकते हैं कि दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत अलग अलग लोग आए हैं, बार बार वो बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से अपनी बातें को रखें। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ फैमिली से बात करें। सर कहाँ से आए थे? हम लोग रांची से ही है, हिलू से आए हुए थे मैच देखने। मैच देखा? जी, मैच चल रही है अभी और हम लोग भीड़ होने के कारण मैच जीतने के कगार पे इंडिया है, तो दर्शक यहाँ पे ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे तो जाम भी लग सकती है, तो हम लोग परिवार के साथ में तो पहले लेके निकल रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एकदम ये पूरा पक्का है ना इंडिया जीतेगी? हाँ, इंडिया जीत रही है।
जीत गया है तभी तो हम लोग निकल गए। मारेगा ना। हाँ हाँ खेल रहा तक मारेंगे। अरे भैया हो गया, रहने दीजिए। तो देखिए साजिश हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से माहौल है स्टेडियम के बाहर। और मैं ये कह सकता हूं कि आप जैसा कि लोग बाहर निकलकर बता रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा ही। और मुझे लगता है कि आपने बताया, देखते होंगे इसका जिक्र आप कर रहे थे कि नए जो खिलाड़ी उभर कर आए हैं बहुत मजबूती प्रदान दे रहे हैं। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का वो दौर कि अगर सचिन आउट हो गए तो हम इंडियन फैंस जो है वो मायूस हो जाते थे, क्योंकि अब कि कौन पारी संभालेगा, क्या इंडिया जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, एक सवाल रहता था। लेकिन अब किसी एक खिलाड़ी पर दारोमदार नहीं रहता। अगर कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा अगर पहले पवेलियन लौट गया तो उसके बाद पूरी फौज तैयार है, कौन बीच से उठकर बड़ी पारी खेल देगा, आतिशबाजी पारी खेल देगा। अभी संजू सैमसन भी है, संजू सैमसन भी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो एक लंबी फेहरिस्त है, बैट्समैन हो, बॉलर्स हो, नए चेहरे हैं, लेकिन जीत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। शरीफ आप बेहद अच्छी बातें आपने कही। और चूंकि आप सचिन की बात कर रहे हैं और सचिन को कहीं ना कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और हम अपने दौर की बात करें तो 90 दशक के जो भी बच्चे हैं हम, और उस दशक में कहीं ना कहीं 2021वीं सदी में जो है सचिन को ही देखकर हम क्रिकेट को जानने, और क्रिकेट का नाम अगर आएगा तो सचिन का नाम जरूर आएगा। और कुछ ऐसे ही खिलाड़ी फिर हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का दौर देखा, उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया और तीनों वर्ल्ड कप जो हमारे पास आया। तो एक अब भी एक वक्त रहा था जब सचिन ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे पहले अगर किसी को गले लगाया था तो वो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो एक क्रिकेट का बहुत गहरा रिश्ता झारखंड और कह सकते हैं कि पूरे बीसीसीआई का इससे। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे और आप बात कर रहे थे। तो ईशान किशन जो एक नाम है, क्योंकि देखिए विकल्प ढूंढता है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे हैं, हमें अपने स्टेडियम में अपने लोग चाहिए, एक फीलिंग चाहिए। तो ऐसे में ईशान किशन वो उस जगह फिट बैठ रहे हैं। और ईशान किशन ने एक अच्छी पारी के लिए, और लोग भले वो शतक ना मार पाए हो, लेकिन लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं जो है खुश कर दिया, संतुष्ट कर दिया। आप काफी लोगों ने कहा कि जो है किसको देख के कहेंगे कि आज खेला है। आज ईशान किशन ने बहुत जबरदस्त खेला है और पैसा वसूल करवा दिया है उसने। देखिए मैं वही कह रहा था कि पैसा वसूल जो है मैच जो है ईशान किशन की वजह से झारखंड के JCCA में खेला गया। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोग जो है निकल रहे हैं, और फैमिली वाले अधिकतर हैं, क्योंकि देखिए उनकी कह सकते हैं कि प्राथमिकता रखती है कि वो जैसे वो स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे उसमें एक सहूलियत हो, तो सहूलियत अभी भी हो और निकल जाए। एक संतुष्टि जरूर है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि टीम इंडिया जीतेगी ही। एक बड़ा स्कोर था 278 का, 289 का हमें पीछा करना था। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन की पारी जो है, निर्णायक पारी जो है ये तय हुई, और तय होने के साथ साथ जो कह सकते हैं एक शोर जो है बार बार सुनाई दे रहा है। और मुझे एक कह सकते एक मन में क्यूरियोसिटी है कि कब इंडिया जीते, और वो शोर मैं आपको सुनाकर जो है बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं और काफी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ये पूरा स्टेडियम के बाहर का जो है चाहते हैं कि बताइए, पूछिए हमसे, हम बताते हैं आपको। आयुष जी हमारे क्यूरियोसिटी हो रही है वो शोर को देखकर, और माहौल जो आपके आसपास मैं देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं कैसे वहां पर रहता और मैं भी मैच का आनंद या फिर इस उत्साह का हिस्सा बनता। आप नजर बना के रखिए आयुष, आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बेबी ये नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी TMT बार घर को अटूट रखते हैं। सिस्कॉन 600 HST थर्मिक्स TMT बार, जो बनाए अपना घर अटूट। यहाँ तक आने की नौबत ही ना आए, इसके लिए दंतकांति सेंसिटिव अपनाइए, क्योंकि इसमें है सेंसिटिविटी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दांतों और मसोड़ों की मजबूती और अप्रतिम फ्रेशनेस।
स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक चोरी की, एक बड़ी चोरी की जो लौनगरी जमशेदपुर में हुई है, जहां जमशेदपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कागज कारोबारी अजय मोदी के घर से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के जेवरात और कैश की चोरी हुई है। घर वाले सिंगापुर गए हुए थे और चोरों ने घर पर रखे गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। साक्षी में चोरी की बड़ी वारदात, 2 करोड़ से ज्यादा गहने और कैश की चोरी। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। राजेंद्र नगर में चोरों ने कागज के कारोबारी अजय मोदी के घर को निशाना बनाया है और 2 करोड़ से ज्यादा के गहने और कैश ले उड़े हैं। घटना के दौरान घर पर कोई नहीं था। अजय मोदी अपने बेटे के परिवार के साथ सिंगापुर गए हुए थे। सिंगापुर से लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ। 1.5 करोड़ का और करीब 50 से 60 लाख रुपया अपना कैश था। 1.5 करोड़ में भी हमारा नहीं था। जैसे बेटी भी आई थी यहाँ, तो फंक्शन, हम लोग सावन का फंक्शन करते हैं, तो वो आई थी, तो वो उसका ज्वेलरी लेके ही आई थी। तो हम लोगों ने उसको कह दिया तुम बाई रोड जा रही हो, इतना शाम हो गया, छोड़ दो और हम लोग आएंगे या फिर आएगी तो तुम लेते जाओ। तो मेरी साली का भी था, वो भी आई थी, तो हम लोग भी जाई, सब मिला जुला कर 1.5 करोड़, कैश 50 से 60 लाख। राजेंद्र नगर में कारोबारी अजय मोदी के घर चोरी, 1.5 करोड़ के गहने और 50 से 60 लाख के कैश की चोरी। घटना के दौरान घर पर कोई नहीं था। सिंगापुर गए थे घर वाले। 29 सितंबर को घर से सिंगापुर के लिए निकले थे घर वाले। छुट्टियां मनाकर रविवार को ही वापस लौटे घर वाले। अजय मोदी का कागज का कारोबार है। घर के नीचे ही मोहित इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान भी है। वहीं अजय मोदी के जिस घर में चोरी हुई है, उसके नीचे उनके चाचा रहते हैं। ऊपर वाले तल्ले पर दूसरे चाचा रहते हैं। पीछे के बाथरूम की खिड़की को तोड़कर चोर अंदर घुसे थे और लॉकर तोड़कर गहने और कैश लेकर चलते बने। वो बाथरूम का गेट, बाथरूम का जो विंडो है, उसी को काट के उसने अंदर घुसा लगता, क्योंकि विंडो अभी कटा हुआ है, लेकिन विंडो कटा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जानकारी मिली है कि एक घर में चोरी हुआ है, इसकी जानकारी हुई है। अभी जांच शुरू किए हैं, आगे भी कार्रवाई की जा रही है। कागज के कारोबारी अजय मोदी के घर चोरी की बड़ी वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बिल्डिंग के ऊपरी और नीचे तल्ले में रिश्तेदार ही रहते हैं, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो बड़ी चोरी हुई है जमशेदपुर में, 2 करोड़ की चोरी हुई है। परिवार सिंगापुर गया हुआ था, जब वापस लौटा तो ये खुलासा हुआ है। सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर का। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, इस घटना की खबर आपने की, आपने रिपोर्ट की, आपने पुलिस, पीड़ित सब लोगों से बात की। घर के तमाम लोग सिंगापुर गए हुए थे और उनके पीछे ये चोरी हुई। क्या पुलिस इस एंगल पर जांच करे कि घर का भेदी लंका ढाए वाली हिसाब किताब यहां पर हुआ है? क्योंकि किसी को जिसने चोरी की है या चोरों को इसकी जानकारी दी, उसे पता था कि घर में कैश और जेवरात करोड़ों के रखे हुए हैं। क्या इस एंगल को भी ख्याल में रखा जा रहा है? बिल्कुल शारिफ, देखिए इस एंगल्स पे भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि 29 तारीख को जब ये लोग पूरे परिवार सिंगापुर गए थे, तो उस वक्त 3 तल्ला मकान है, नीचे में उनके चाचा रहते हैं, बीच में ये रहते थे, उसके ऊपर उनके भाई रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक शक का दायरा भी जाता है कि आखिर परिवार के लोग थे यहाँ पे। उसके बाद बीच के फ्लोर पे चोर घुसता है, किचन के ग्रिल काटकर और चोरी की घटना को अंजाम देकर चला जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चूंकि 29 तारीख को गए थे, इस बीच में दुर्गा पूजा का महोत्सव भी था और जो राजेंद्र नगर में जो है वो थोड़ा पॉश इलाका है, वहाँ पूजा भी होती है। तो निश्चित है कि पूजा के वक्त हो सकता है कि बाजा बज रहे होंगे या फिर माइक की आवाज हो रही है, तो ये इसके कारण वो आवाज वो या ग्रिल काटने की आवाज या अन्य आवाज नहीं पहुंची। लेकिन जो पुलिस है आज पूरी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो घर के लोग हैं जो नीचे के फ्लोर में रहते हैं, वो उनके चाचा या उनके भाई जो ऊपर के फ्लोर में, तो उनसे भी पूछताछ करी। लेकिन अगर हम कहें तो पूर्वी सिंहभूम के लिए अब तक का सबसे बड़ा चोरी है, क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास के गहने थे, उनकी
पत्नी के गहने थे, उनकी बेटी के गहने थे, उनकी बहू के गहने थे। और चूंकि बेटी भी आई थी यहीं से, वो सिंगापुर गई थी तो गहने लेकर नहीं गए थे, तो गहने को वहां रख दिया गया था। और 50 से 60 लाख रुपया करीब कैश था। क्योंकि उन लोगों का बिजनेस पेपर का है तो उस वक्त कैश भी था घर पर, वो रख के चले गए थे। और वो कहीं ना कहीं ये सोचे कि घर के अन्य सदस्य जो नीचे के फ्लोर में है या ऊपर के फ्लोर में वो लोग हैं तो ये घटना नहीं हो सकती। लेकिन चोरों ने बड़ी सात्विक तरीके से पीछे की तरफ से किचन में घुसा, किचन के ग्रिल काटा और ग्रिल काट कर घुसने के बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि बहुत जल्दी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम इस चोरी का खुलासा कर देंगे। लेकिन जो घटना हुई है शहर के लिए कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इतनी बड़ी चोरी अब तक शहर में पूरी उम्र में तो नहीं हुई थी। चोरी होती है आए दिन, कहीं 50,000, कहीं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के होती, लेकिन 1.5 करोड़ के गहने और करीब 50 से 60 लाख रुपया लेकर चला जाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत इस दिन से कि आखिर पुलिस किस तरीके से पता लगाएगी। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि हम बहुत जल्दी पता लगाकर इसकी मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन शहर के लिए एक चर्चित चोरी की घटना सामने आई है। इतने बड़े रकम की चोरी अब तक नहीं हुई थी। जी सारे प्रभात, जानना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उसने किसी पे शक जाहिर किया है? कौन लोग लगातार आते जाते थे? कोई बाहर के लोगों का घर तक एक्सेस था क्या? इस तरह की कोई जानकारी? क्योंकि पुलिस वैसे तमाम सवाल करती है कि लगातार कौन लोग आ रहे हैं, किसका एक्सेस घर तक था, किस पर शक है। इस तरह की कोई खुलासे, कोई जानकारी पुलिस को दी गई परिवार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो परिवार है वो बीच का फ्लोर में रहता था। निश्चित है परिवार के अन्य सदस्य नीचे और उसके टॉप फ्लोर में रहते थे। तो वो जानकारी दी कि नीचे में उनके चाचा, उसके फ्लोर में जो बड़े भाई साहब है वो रहते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस एंगल से भी पूछताछ करी, उस एंगल को भी खंगालने का प्रयास करेगी ताकि आखिर जो एक ही बिल्डिंग में अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना को घटना की अंजाम देकर चोर चला जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन एक ही बात मैं इसलिए बार बार ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त पूजा का समय पूजा वहां पे होती है। तो हो सकता है कि अगर ग्रिल काटने का चोर ग्रिल काट औजार लेकर पहुंचे हो तो वो आवाज तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन पूरे एंगल को या फिर बोले सीसीटीवी फुटेज बोले या परिवार के अन्य सदस्यों से पुलिस पूछताछ करे ताकि इस मामले का पटाक्षेप हो सके। लेकिन जिस तरीके से चोरी की घटना हुई कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस पर भी सवाल उठता है कि आखिर पूजा के समय इतनी पुलिसिंग रहने के बावजूद अगर चोर घर में घुसकर चोरी करके ले जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर थोड़ा सवाल जरूर बनता है। जी शारिक। प्रभात, जिस तरह से जो चोरी की घटना हुई है क्या मतलब इससे संकेत मिल रहा है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो फ्लैट कल्चर या फिर आस पड़ोस के लोग हैं अगर घर पे गहने रहते हैं इतने करोड़ों के तो आदमी जिसमें यकीन करता है अपने दोस्तों के यहाँ भी अगर बहुत लंबे समय के लिए जा रहा है तो उसके यहाँ छोड़कर चला जाता है गहने कि भाई हमारे एब्सेंस में आप इसकी हिफाजत कीजिए। लेकिन उनके तो ऊपर नीचे दोनों रिश्तेदार रहते थे, अपने चाचा अपने बड़े भाई ऊपर रहते थे। क्या इसकी जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की कि जेवरात को उनके पास रख दे कि हम जा रहे लंबे समय के लिए, आप इसका टेक केयर कीजिएगा? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जब बातें सामने आती, चाहे कोई परिवार का लोग बाहर जाता तो कम से कम सिक्योरिटी कम से कम रखनी चाहिए। चाहे आप घर बंद करके जा रहे हैं तो या तो सामान को अपने जो रिश्तेदार जो नीचे रहे उनके पास रख दे या फिर आप बैंक के लॉकर में रख के चले जाए। क्योंकि हर समय पुलिस ये कहती है कि अगर बड़ी रकम है या बड़ी गहने घर पे रखे तो कम से कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस को सूचना दे कि इतने बड़े रकम है या फिर परिवार के लोगों के पास रख के जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो परिवार ये सोचा कि नीचे में उनके चाचा रहते हैं, उससे टॉप फ्लोर में भाई रहता है और एक ही बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा लगा कि भाई एक ही फ्लोर में लोग और बाकी लोग तो रह रहे हैं तो इस तरह की घटना को वो के बारे में उतना नहीं सोचा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं घटना हो गई है तो परिवार के लोग पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी शक जा रही है क्योंकि आखिर जब ये बिल्डिंग एक ही फ्लोर में है और इस तरीके से बीच के फ्लोर से अगर चोर घुसता है और ग्रिल काट कर चोरी करके सामान लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग को ही सकता है। हालांकि अब वो जो उनके जिनके अजय मोदी हैं वो लिखित दिए हैं और वो अभी तक किसी पर शक जाहिर नहीं किया। वो ये खाती इतनी है क्योंकि इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा कैश चले जाने के बाद वो खुद ही बेहोश जैसा हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा। पूरा परिवार रो के बुरा हाल है। अब देखिए पुलिस क्या करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतनी बड़ी रकम या इस तरह के गहने हैं तो कम से कम जो परिवार के लोग उन्हें कम से कम सिक्योर करना चाहिए, या तो बैंक में रख दे या तो परिवार के लोग जो हैं साथ में रहने वाले उनको कम से कम देकर जाए ताकि अगर क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हर समय होती रहती क्योंकि चोर जो है वो फिराक में रहता है कि कौन सा घर बंद है। क्योंकि
कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है, जो फ्लैट कल्चर है या फिर अपार्टमेंट का एरिया है, वहाँ इस तरीके के छोटे छोटे बच्चे को पिछले दिनों ये बच्चा चोर को ही काफी सितगोड़ा पुलिस ने पकड़ा था और खुलासा किया था, क्योंकि बच्चों को ही रेकी कराकर चोरी कराया जाता था। तो ये भी हो सकता है कि बच्चे के द्वारा रेकी कराया गया हो, कि घर के ये सदस्य नहीं है और इस पे पीछे के रास्ते से जाकर अगर हम घटना को अंजाम देंगे तो आराम से होता हो। लेकिन पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर तो जरूर है, लेकिन अब तक जितने भी बड़े मामले हुए पुलिस उसको सॉल्व करने में सफलता हासिल की है। हमको लगता है कि ये भी केस सॉल्व कर लेगी, लेकिन अब ये देखना कितने दिनों के अंदर ये पुलिस पूरे मामले के पटक्षेप कर पाती है। जी शारिफ, चलिए इंतजार करना होगा प्रभात की पुलिस आखिर इस मामले का खुलासा कब तक करती है और खुलासा क्या करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब खबर हजारीबाग से, जहां बड़ा हादसा हुआ। हजारीबाग में ईद मिलादुन नबी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। बड़का गांव में जुलूस के दौरान ट्रैक्टर पर लदा साउंड सिस्टम 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। हजारीबाग के बड़का गांव में बड़ा हादसा। ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान हादसा, एक की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। हजारीबाग के बड़का गांव में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। सिम्बा पंचायत में जुलूस के दौरान ट्रैक्टर पर लदा साउंड सिस्टम हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। बहुत गंभीर रूप से सब जल गए हैं, घायल हो गए हैं। सभी को हम लोगों ने यहाँ पे प्राथमिक इलाज के लिए आए और यहाँ से रेफर करके उनको भेजे गए हैं अभी रिम्स के लिए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वैसे गंभीर तो सब लोग हैं। बताया जा रहा है कि छवनिया गांव में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था। एक ट्रैक्टर पर कई साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर लगाया गया था। गांव के ट्रांसफार्मर के पास रास्ते में पानी जमा था। ऐसे में ट्रैक्टर को ट्रांसफार्मर के पास से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर 11,000 वॉट के तार में सट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार लोग इसकी चपेट में आ गए। करंट के कारण ट्रैक्टर के चक्के का टायर भी जल गया। ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। का जो 11,000 का जो वायर है वो बेगर केबल का, जब क्रोस रोड है, एक रोड इधर से जाना है, एक रोड उधर से जाना है और उसी में टच हुआ 10 फीट ऊंचाई में क्या है 11,000 के तार को ये बिजली विभाग का लापरवाही की वजह से ये हुआ है नहीं हुआ, आप जरा बताइए। सवाल ये भी है कि अगर वो केबल लगा हुआ रहता तो ऐसा डॉक्टर नहीं होता। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में घायलों का हालचाल जानने के लिए विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची। इस दौरान गंभीर हालत में झुलसे 5 लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस हादसे से इलाके में मातम पसर गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। तो फलक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लोगों का बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप है। फलक, जो घटना जहां पर हुई है वहां पर क्या हालात आपने देखे? बताया जा रहा है कि रोड में गड्ढा था, गड्ढे में पानी थी, तार बहुत नीचे झूल रहा था। जो आजकल नए तार लगाए जा रहे हैं, जो कवर्ड वायर होते, कवर्ड वायर नहीं लगा हुआ था। क्या हालात वहां पर देख रहे हैं? क्या ये सच में लापरवाही की वजह से घटना हुई है? इससे गुरेज नहीं किया जाता कि बिजली विभाग की लापरवाही से, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है कि रोड में गड्ढे थे, पानी भरे हुए थे, इन सब चीजों के साथ लोगों को सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बिजली विभाग की, तो वहां पर लगातार यहाँ के जो सिम्बा पंचायत के लोग हैं उनके द्वारा बिजली विभाग को इसे लेकर लिखित शिकायत भी दी गई थी कि तार जो है तो वो जो है 13 से 15 फीट में वो तार है और कहीं ना कहीं इतने नीचे से हाई टेंशन तार गुजरना कभी भी खतरे को आमंत्रित कर सकता था। और उसी का नतीजा आज देखने को मिला है कि आज ईद मिलादुन नबी का मौका था और लोग कहीं ना कहीं जश्न मना रहे थे और इसी को लेकर वहां जुलूस का एहतमाम किया गया था। जुलूस लेकर निकले थे लोग और इसी बीच हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है और 6 लोग जो घायल है। फिलहाल आपको बता दें शारिफ की 4 लोगों को जिन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया था, उनमें भी 2 लोग जो है उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही उस गांव के व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने सारा मामला मुझे बताया कि किस तरीके से अभी
रिम्स में जो 4 लोग हजारीबाग से रेफर हुए थे उनमें से 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई। फिलहाल अगर हजारीबाग बड़का गांव सिरमा पंचायत की बात की जाए तो वहां पर जो मृतक है उसके बॉडी को लेकर ग्रामीण बैठे हुए थे, मुआवजे की मांग को लेकर बैठे हुए थे। अभी अगर आप की बात की जाए 10 मिनट पहले तक वहां पर जो है वार्ता चल ही रहा था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। जो मृतक के परिजन है और जो वहां के समाज सेवी है वो जो मृतक है उनकी पत्नी के लिए एक नौकरी और 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। शारिफ, वार्ता चल रहा है। अब यह देखना काफी अहम होगा कि आखिर वहां का जो ग्रामीण बैठे हुए वो कब तक निपट पाता है। जी शारिफ। फलक इस तरह घटनाएं लगातार आती है पर्व त्योहार के मौके पर कि जो साउंड बॉक्स ऑटो में, पिकअप वैन में या जो सफेद हाथी कहलाता है उसमें लगाकर और उसके बाद लोग इस तरह के जुलूस लेकर निकलते हैं। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग धर्म जाति समुदाय के निकलते हैं, तो अक्सर इस तरह की घटनाएं आती है कि कोई हादसा हो गया, कभी गाड़ी पलट गई, कभी तार की चपेट में आ गई। तो विभिन्न जो समितियां हैं, चाहे वो रामनवमी की बात हो, मुहर्रम की बात हो, ईद मिलादुन्नबी की बात हो, जहां भी जो जुलूस के शक्ल में भीड़ निकलती है सड़कों पर, उन समितियों को अब इसके पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहां साउंड बॉक्स रखा गया, उसकी हाइट क्या है, कौन सा रूट लिया जाएगा, वहां तार की क्या स्थिति, इन सब तमाम चीजों पर एक नजर उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। सही सवाल आपने उठाया है और न्यूज़ 11 भारत लगातार इस तरीके की जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर सवाल रखता है और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। चाहे त्योहार किसी भी समुदाय से हो, किसी चीज का भी जुलूस निकलता है, अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती है। चाहे रामनवमी की जुलूस की बात हो, दुर्गा दशहरे की जुलूस की बात हो, या फिर मुहर्रम हो, या फिर ईद मिलादुन्नबी, इस तरीके का अमूमन देखने को मिलता ही रहता है कि कभी तार की चपेट में, हाई टेंशन तार की चपेट में जुलूस का जो गाड़ी होता है जिसमें साउंड बॉक्स बना होता है वो आ जाता है, तो कभी ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी पलटते हुए भी हमने कई तस्वीर देखी है। लेकिन इस तरीके से जो समितियां हैं, चाहे शांति समिति की मीटिंग जिला प्रशासन के साथ होती है, तो ये भी बात रखनी चाहिए कि आपका एक निर्धारित हो जाना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की बेस है उस हिसाब से कितने बॉक्स आप लगाए, ताकि उस तरीके से कभी परेशानी ना हो। क्योंकि जान देखिए सारी चली जाती है एक बार और परेशानी खास तौर पर बनी रहती है। अभी देख लीजिए सुबह की घटना है, आज जश्न का माहौल था और वो पूरा गांव जो है वो मातम का माहौल में वहां तब्दील हो गया। तो निश्चित रूप से समितियों को आगे आना होगा। जिला प्रशासन के साथ जब शांति समिति और इस तरीके की बैठकें होती है तो ये बातें भी वहां उठनी चाहिए। जी शारिफ। अभी क्या कुछ माहौल है फलक वहां पर जिनकी मृत्यु हो गई है? क्या अधिकारी प्रतिनिधि कोई उनके पास पहुंचा है? कोई मुआवजे का मरहम, कोई सपोर्ट की बात, कुछ इस तरह की चीजें हैं? देखिए शारिफ, जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि 10 मिनट पहले ही वहां के एक स्थानीय समाज सेवी सोनू राठी, वो जो कि सुबह में भी घायल को लाने का काम उन्होंने ही किया था और फिर यहाँ से रिम्स भेजने का भी काम किया था, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी पत्नी को नौकरी की मांग, 4th ग्रेड में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं और 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने की मांग की जा रही है। और साथ में जो घायल हुए हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की मांग लोग के द्वारा रखी गई है। फिलहाल अभी शारिफ वहां वार्ता चल रही है, वार्ता के बाद ही जो बातें निकल कर आएंगी वो कह पाना संभव होगा। जी शारिफ। चलिए, बहुत शुक्रिया फलक आपका तमाम। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। यहाँ तक आने की नौबत ही ना आए, इसके लिए दंतकांति सेंसिटिव अपनाइए, क्योंकि इसमें है सेंसिटिविटी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दांतों व मसोढ़ों की मजबूती और अप्रतिम फ्रेशनेस। कपिल देव, सचिन, धोनी, कोहली
हिंदुस्तान में हर दूसरे शख्स का सपना होता है क्रिकेटर बनना, लेकिन सही गाइडेंस और कोचिंग के बिना ये काम है थोड़ा मुश्किल। तो बेस्ट क्रिकेट कोचिंग के लिए है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहां मिलेगी क्रिकेट की बेस्ट ट्रेनिंग बेहतरीन कोच के गाइडेंस में, साथ ही मिलेगी क्रिकेट किट और बाकी इक्विपमेंट्स। 24 आवर्स ओपन विद हाई क्लास स्टेडियम एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एकमात्र इन हाउस क्रिकेट एकेडमी जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, अरबू दला दिली, रातू, रांची। बीबीए नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी टीएमटी बार घर को अटूट रखते हैं। सिस्कॉन 600 HST थर्मेक्स टीएमटी बार, जो बनाए अपना घर अटूट। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद देवघर में खूंटी से भी बड़ा मनरेगा घोटाला हुआ है। यह आरोप है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का। साथ ही पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की उन्होंने मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर वे सीबीआई को पत्र लिखेंगे। देवघर में बड़ा मनरेगा घोटाला, सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, सीबीआई से जांच कराने की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा मनरेगा घोटाला होने का आरोप लगाया। सोनाराय ठाड़ी प्रखंड में निशिकांत दुबे ने मनरेगा की योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीडीओ और पंचायत प्रतिनिधि भी थे। इस दौरान सांसद ने कई जगहों पर मनरेगा योजनाओं में बड़ी अनियमितता पाई है। कहीं योजनाएं अधूरी थी तो कहीं मनरेगा योजना का बोर्ड ही नहीं लगा था। डोभा और तालाब लेकर ट्रेंच कटिंग तक काम पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। साथ ही अधिकारियों से सवाल जवाब किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि खूंटी से बड़ा मनरेगा घोटाला देवघर में हुआ है। पूजा सिंघल जी का जो मामला है वो छोटा है झारखंड में, सबसे बड़ा मामला जो है देवघर में दिखता है। आज मैंने निगरानी कमेटी के चेयरमैन के नाते सोनाराय ठाड़ी लफड़ा पंचायत का दौरा किया और मैंने अचानक दौरा किया था और मैंने वीडियो से पूछकर दौरा किया कि कौन सा पंचायत नजदीक है दुमका के, उसमें मैं जाना चाहता हूं। बिना किसी पूर्व सूचना के मैं गया था। उन्होंने मुझे 200 योजना चल रही है उस पंचायत में, 200 योजना का लिस्ट दिया। उसमें से मैंने उन्हीं की योजना में से 3 को टिक किया कि मुझे देखना है। सभी डोभा है और एक ट्रेंच का था, न ट्रेंच कटा हुआ है, कहीं भी मनरेगा का बोर्ड नहीं है। 300 करोड़ रुपया पिछले 2.5-3 साल में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जान बचाने के लिए, लोगों के रोजगार के लिए और प्रधानमंत्री अन्य योजना में जो है देवघर को दिया, जिसमें मनरेगा में लगभग जो है 300 करोड़ रुपया आया है। मैं सीबीआई को लिखने वाला हूं। पूजा सिंघल से बड़ा मामला यहां है, चूंकि मनरेगा पूरा का पूरा केंद्र का फंड है और इसमें 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। 300 करोड़ रुपए से 200 करोड़ का घोटाला है। अधूरी योजनाओं को पूरा दिखाकर राशि निकाली गई है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की है कि कई जगहों पर जेसीबी से डोभा बनाए गए हैं। निशिकांत दुबे ने पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की। यही एक जगह जो डोभा बना है उसमें लोगों ने कहा कि उसमें मशीन से काम हुआ है, वो टीम आएगी वो देखेगी। लेकिन जो मनरेगा की बेसिक चीजें हैं कि सभी जगह बोर्ड लगना चाहिए, कहीं किसी जगह बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं काम पूरा नहीं हुआ है। 19-20 की योजना आज भी चल रही है, 21-22 की योजना आज भी चल रही है। और मैं देखने के लिए गया तो वो दिखाई पड़ गया, कहीं 43,000 खर्चा हो गया, कहीं 1,22,000 रुपया खर्चा हो गया। और मुझे लगता है कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोगों की संलिप्तता है। निशिकांत दुबे ने देवघर में मनरेगा घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखने की बात कही। इसे लेकर निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रीट्वीट किया। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो गोड्डा सांसद ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खूंटी में जो मनरेगा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सलाखों के पीछे निलंबित आईएएस अधिकारी, उससे बड़ा घोटाला हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं देवघर से, सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीप नारायण, जिस तरह से जो आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने, काफी गंभीर आरोप है। नाम लेकर उन्होंने योजनाओं की का जिक्र किया है और उसमें क्या कुछ घोटाले हुए, घपले हुए, इसका जिक्र किया और सीबीआई जांच को लेकर भी वो पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। क्या पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी?
देखिए, इस पूरे जो प्रकरण की अगर हम आपको बात करें तो उसकी शुरुआत होती है जो दुमका में एक दोहरा पेट्रोल हत्याकांड जो मामला हुआ था, वहां पर सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से यहां पहुंचे थे और यहां से सीधे जरमुंडी गए थे और वहां पर पीड़िता के परिजनों से मिले थे और लौटने के क्रम में ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। जब वो जरमुंडी से लौट रहे थे तो सोनाराय ठाड़ी एक प्रखंड है देवघर का, और वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ से उन्होंने बात की और उनसे डिमांड की कि आपके प्रखंड में कौन कौन सी मनरेगा के तहत योजनाएं चल रही है। बीडीओ साहब ने भी वहां पर इनको 200 योजनाओं की लिस्ट थमा दी और उसके बाद गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने रैंडमली 3 योजनाओं को देखने की इच्छा जाहिर की और उस स्थल पर भी पहुंचे जहां पर इनका जो कहना था कि ग्रामीणों ने और कुछ कर्मियों ने कहा कि ये जो स्थल का चयन किया गया है जहां पर मनरेगा की ये योजनाएं चल रही है वो काफी दूर है मुख्य सड़क से और आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको मामले की गंभीरता यहीं से सामने आई कि गोड्डा सांसद खुद नंगे पांव हुए और उसके बाद कीचड़ में चलते हुए वहां पर पहुंचे और जब देखा उन्होंने तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको बता दें कि जिन 3 योजनाओं की बात की जा रही है वो एक ही पंचायत ठाड़ी लपरा करके एक पंचायत है, वहां पर ये मामला सामने आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का साफ आरोप था कि जब वो स्थल पर पहुंचे थे तो वहां एक ट्रेंच का मामला था, एक तालाब का मामला था और जहां पर जेसीबी से कुछ हद तक काम कराया गया था। दूसरा जो मामला, जिस मामले के बारे में उन्होंने जिक्र किया, वो था कि सड़क की ऊंचाई काफी ज्यादा है और जल को संरक्षित करने के लिए वो योजना मनरेगा के तहत होनी चाहिए थे। तो ऑटोमेटिकली जो सड़क की ऊंचाई इतनी है कि वहां पानी का ठहराव था, बावजूद वहां पर गैर जरूरी ढंग से उस तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। और ये जो तीनों योजनाएं हैं, ये तीनों योजनाएं 2020, 21 और 19-20 की थी और अब तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है जो कि मनरेगा के थ्रू होना चाहिए था और उनमें किसी में 45,000 और इससे ज्यादा की रकम निकाल ली गई है अभी तक। तो ये मामला वहीं से शुरू हुआ। आनंद फानन में कल देर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोड्डा सांसद करते हैं और वो खुलासा करते हैं कि पिछले 3 सालों में देवघर जिले को मनरेगा और जो मोदी सरकार के द्वारा अन्न बांटने की जो योजना है, इन दोनों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए इस जिले को दिए गए हैं और उसमें लगभग 200 करोड़ का जो है वो बंदरबाट हो चुका है। योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी और पैसे की निकासी भी हो गई। इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि तकरीबन सांसद ने 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सीधा सरकार पर लगा दिया है कि योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है और मनरेगा के नाम पर केंद्र के द्वारा जो राशि दी जाती है उसकी बंदरबाट की गई है। और सिर्फ इसमें टारगेट पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं थे, इन्होंने साफ लफ्जों में अपने स्टेटमेंट में कहा है कि टॉप टू बॉटम सभी अधिकारी की मिली भगत से ये पूरा घोटाला हुआ है, इसलिए इस पूरे प्रकरण के लिए एक जांच टीम गठित होनी चाहिए और सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अब इस मामले में अब तुल पकड़ लिया है क्योंकि अक्सर जो सांसद बयान देते हैं वो ठोक बजा कर देते हैं और जब इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं से इस बात में कहीं सच्चाई होगी। हालांकि ये जांच के बाद साबित हो पाएगा कि कितने की राशि आई थी और ये जब टीम गठित होगी और उसके बाद जब इसको वेरीफाइड किया जाएगा कि ऑडिट होगी इसकी, तभी भी ये बात सामने आएगी कि आखिर इस घोटाले में कितनी राशि का गबन हुआ है या इसमें बंदरबाट हुआ है। लेकिन तथ्यों के आधार पर चूंकि स्थल का भौतिक सत्यापन उन्होंने किया था, उस स्थल पर गए थे और वहां जो ग्रामीणों से बात की, वहां के लाभुकों से बात की, उनसे जो बात छनकर आई है कि ये योजनाएं 19-20 और 20-21 की थी और इसमें कुछ राशि उन्हें मिल भी गई है और बाकी राशि नहीं मिली है, लेकिन काम को पूरा दिखा दिया गया। दूसरी इसमें सबसे अहम बात ये सामने आई है कि मनरेगा के थ्रू जितनी भी योजनाएं जिले में चल रही है उनमें लगभग सभी जगह पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है। यानी जो प्राक्कलन राशि होती है, योजना का नाम होता है, उसमें कितनी राशि खर्च करनी है, उसकी चौहद्दी कितनी होगी, ये कब तक पूरा कर लिया जाना है,
किस मद से ये मनरेगा के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने लाभुक होंगे इसमें, तो ये तमाम चीजों का जिक्र उस बोर्ड पर होता है। ये बोर्ड कहीं भी नहीं लगाया गया। कल सांसद सिर्फ पेपर वर्क कर गए थे कि ये 3 योजनाओं को उन्होंने सेलेक्ट किया है, रैंडमली सेलेक्ट किया है, और उसके बाद वहां पर न तो बोर्ड मिला और न ही कार्य पूरा होते मिला। ऐसे में अब सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, और आज भी उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र सरकार से उन्होंने बात की है और इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जो 200 करोड़ रुपए का गबन का मामला आ रहा है, बंदरबाट का मामला आ रहा है मनरेगा के थ्रू, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है तो इस बात में दम नजर आता है कि कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। अब सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली वापस लौट चुके हैं, लेकिन उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों को ये बयान दिया है, और इसी बयान के चलते अब हाई तौबा मची हुई है कि आमतौर पर जब सांसद यहाँ पर आते हैं तो राज्य सरकार को घेरे में लेते हैं, टारगेट करते हैं सामने से, और जब ये लगातार 2 घटनाएं सामने पीड़िता को लेकर आई है, 2 पेट्रोल हत्याकांड हुए हैं, तो उसको लेकर लगातार हाई तौबा मची रहा था। लेकिन जिस एक्शन मोड में सांसद दिखे, इसमें अब लग रहा है कि योजनाओं की पकड़ अब रखना चाह रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कल उन्होंने स्थल का वेरिफिकेशन किया और आज सवेरे पहले सवेरे वो देवघर सदर अस्पताल भी पहुंच गए, और वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उसको लेकर भी सिविल सर्जन के साथ उन्होंने वार्ता की, और उसके बाद वहां की कई कमियों को पकड़ा, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, और कहीं न कहीं से जो सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड आवंटित हो रहे हैं वो कहीं न कहीं इन तक पहुंच नहीं पा रहा है। उन्होंने डॉक्टर और सिविल सर्जन को क्लीन चिट दे दी कि यहाँ पर जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य विभाग को वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके कारण सदर अस्पताल की ये स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर इस बार सांसद अपने जो उनका टारगेट रहता था उनका कि योजनाएं लेकर आते थे, कोई न कोई नई योजनाओं को लेकर आते थे, उसका उद्घाटन शिलान्यास भी होता था और किसी खास मुद्दे को, लेकिन इस बार वो एक्शन मोड में नजर आए। और इस बार चूंकि ये थाड़ी लपरा पंचायत का उन्होंने भ्रमण किया, आज सवेरे भी पंचायत का भ्रमण किया और फिर सदर अस्पताल, तो अब एक बात ये साफ हो गई है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, और अब हेमंत सरकार ने भी ये घोषणा की है कि 12 तारीख से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके पहले इन योजनाओं की पोल खोल देना कहीं न कहीं से इस बात को साबित कर रही है कि सरकार द्वारा जो गढ़ी जा रही है, जो योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, वो कहीं न कहीं से उसकी राशि की बंदरबाट हो रही है। अब ये गंभीर आरोप है, और आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई की वो जांच की मांग भी करेंगे, और भौतिक निरीक्षण भी उन्होंने किया है। गंभीर आरोप लगाया, इंतजार करना होगा कि उनके आरोपों पर क्या जांच होती, क्या कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया दीप नारायण आपका तमाम जानकारियों के लिए। रांची के हरबू हाउसिंग कॉलोनी में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। साथ ही शहर के कई प्रबुद्ध लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। चेता महर्षि वाल्मीकि की जयंती हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित महावीर मंदिर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भारत के सनातन संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि के अवदान की चर्चा भी हुई। महर्षि के जीवन प्रसंग पर रोशनी भी डाली गई। इस कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। अब भगवान राम के मार्ग पर चलने का संकल्प था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस जाति प्रथा को तोड़े, और यह गौरव रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक बनाया प्रधानमंत्री जी ने, और किस तरह यह देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, आज उसकी शपथ लेके हम सब जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसी संविधान पे आज 135 करोड़ देशवासी उसी संविधान पे नाच करते हैं। तो यह आज इस मौके पर हम तो यही संकल्प लेते हैं, आइए राम के मार्ग पर चलें। वाल्मीकि जयंती के मौके पर इस समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजकों ने कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इस समाज को शिक्षा से सशक्त करने की जरूरत है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर एक ही संदेश देंगे हम लोग, आ जाए वल्ला सबके हाथ, कलम दवात
लोक उसको वरदान दिया, शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिया, वही हमें भी दे दो दान। कलम दवात अज्ञानता ने घेरा है, प्रभु बड़ा अंधेरा है। शिक्षा की डोर बांधेगी, बिखरा समाज मेरा है। इसी के साथ हम वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। वैसे फिलहाल इस बैठक में इतना ही। देखते हैं न्यूज 11 भारत।